गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राकेश कुमार सरीन। आज हम बात करेंगे चाइना की थ्रेट्स के बारे में। चाइना ने दो कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली थ्रेट दी है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया। इंडिया ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना की तरफ से हो रही थी उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि पहले सरकार उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद इसको फॉर्मलाइज करेगी। ये सारी प्रॉब्लम है क्या? आप जैसे कि जानते हो कि सारी दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है और आप चाहो तो बहुत थोड़े पैसों में दूसरे कंपनी को खरीद सकते हो। इसी को रोकने के लिए जब HDFC में 1% शेयर खरीदे चाइना ने, तो सरकार ने कुछ शर्तें लगा दी और इसके कारण चाइना तिलमिला उठा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया वुहान वायरस की स्वतंत्र जांच के बारे में बात कर रहा था, तो उसको धमकाया है कि आपकी जो है कोयले की इंपोर्ट बंद कर देंगे, जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे वो नहीं जाएंगे, और जो आपकी चीज़ें चाइना में आती है तो जो पेट्रियट चाइनीज़ हैं वो उनको लेना बंद कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि चाइना से अब बहुत सारी कंपनियां निकलने वाली हैं और अब इंडिया में कम से कम 500 कंपनियां ऐसी आ जाएंगी। नंबर 1, जो चाइना ने हिंदुस्तान को थ्रेट दी है वो क्या है? हमारे यहाँ पे जो इंडिया है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में। हमारे पास बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। सिलाकुई में लगभग 200, सिलाकुई देहरादून का एक छोटा सा टाउन है, उसमें लगभग 200 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। और हरिद्वार में 1000 से ज़्यादा यूनिट्स है जो रजिस्टर्ड हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए। चेन्नई में है और हरियाणा में भी है। अब वो हमें क्या धमकी दे रहा है? 1990 और 91 में हम लोग जो फॉर्मुलेशन है जिससे दवाइयाँ बनती है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, जैसे पैरासीटामोल है वो कुछ सॉल्ट के साथ बनती है, या और कई दवाइयाँ हैं जिनका नाम तो कुछ और होता है, लेकिन वो कुछ सॉल्ट्स के कम्बिनेशन से बनता है। वो जो सॉल्ट है हम एक्सपोर्ट करते थे 1990 में, 91 में, लेकिन बड़े बिग वे में चाइना ने उसकी प्रोडक्शन शुरू की और हमने उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना से, क्योंकि हमें सस्ता पड़ता था। इससे हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई और आज हम 70 से 75% अपनी फॉर्मुलेशन चाइना से मंगवाते हैं। वो इसी बात का धमकी दे रहा है कि अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट को कर्व करोगे तो हम अपने एक्सपोर्ट को कर्व कर देंगे, जो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अपने यहाँ इंपोर्ट करते हो। तो ये सारा मामला है क्या? क्या हम अपनी फॉर्मुलेशन खुद नहीं बना सकते? सर, बना सकते हैं, लेकिन एक तो फॉर्मुलेशन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए होती है फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। दूसरा, इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगते हैं। तीसरा, ये फॉर्मुलेशन की फैक्ट्री ओवरनाइट नहीं बन जाती। चौथा, उसकी कॉस्टिंग, क्योंकि चाइना उसको सस्ते दामों में बेच रहा है हमें, वो किस क्वालिटी का है या नहीं है ये एक डिफरेंट एक्सपेक्ट है, लेकिन फॉर्मुलेशन तो हम उसी से ले रहे हैं। अब पहली बात, अगर इंडिया ने फॉर्मुलेशन बनानी है खुद तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है? पहली प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सबसे बड़ी अड़चन जो आती है वो आती है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि उसके नॉर्म्स बड़े सख्त हैं इंडिया के अंदर। दूसरी बात, जो स्किल्ड लेबर है वो साउथ इंडिया में ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि उसके लिए एक लर्नर्ड केमिस्ट चाहिए होता है जिसके पास एक केमिस्ट्री की डिग्री हो।
एक्सपीरियंस हो, और केमिस्ट के नाम से लाइसेंस मिलता है, जो कि उस लाइसेंसी के नाम से आप फैक्ट्री लगा सकते हो। जैसे कि आ, जैसे कि आप फार्मा की दुकान खोलते हो, तो उसमें डिग्री होल्डर के नाम से लाइसेंस मिलता है, आप वैसे नहीं खोल सकते। तो ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको बिग वे में अपनी फॉर्मुलेशन की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, प्लस बहुत सारे नॉर्म्स को क्लियर करना है। कैसे? उस फॉर्मुलेशन की लैब टेस्टिंग होती है, जो आप बनाने वाले हो उसको कितने डिग्री पे रखना है फैक्ट्री के अंदर और रास्ते में इन ट्रांजिट, जब तक वो फार्मा फैक्ट्री में पहुंच नहीं जाती। उसका कलर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, और हर फॉर्मुलेशन बनने के बाद जो बैच नंबर्स दिए जाते हैं, उसकी जांच होती है इंस्पेक्टर से। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसको ओवरकम करने के लिए इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि हम जो खुश हो रहे हैं कि अब हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, क्या एक्चुअल में लगेंगी? मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक फैक्ट्री लगने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले चाहिए होती ज़मीन। ज़मीन कहाँ पे? बहुत बड़ी ज़मीन बहुत बड़ी फैक्ट्री के लिए चाहिए। वो एक अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया में ही होनी चाहिए। अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया चाइना, वियतनाम, लाओस और छोटे मोटे देशों में, वहाँ पे जब ज़मीन को एक्वायर किया जाता है तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। हम लोग कंपनसेशन देते हैं अपने किसानों को। उसके बाद जो हमारे झंडेबाज हैं वो कंपनसेशन लेने के बाद वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आ जाते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि वो ज़मीन को बेचने के बाद भी वहाँ खेतीबाड़ी करते रहते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। कई सालों तक केस जो है अदालतों में चलता रहता है। अब आप बताइए, एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर करोड़ों रुपया खर्च के क्या 10 साल अदालतों में धक्के खाएगा आपके यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए? नहीं। दूसरी बात, आपको ज़मीन मिल गई, अब आपने नक्शा पास कराना। या तो सरकार खुद अपनी तरफ से नक्शा देगी या आप अपना नक्शा बना के सरकार से पास कराओगे। तो हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि जो इतनी महंगी ज़मीन खरीदी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने या तो रूल्स का पालन करना है या रूल्स को मैनेज करना है। दोनों में पैसे लगते हैं, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तीसरी बात, अब आपने फैक्ट्री लगा ली, आपने मशीनें इंपोर्ट करनी है या खरीदनी है। मशीनें इंपोर्ट भी कर ली और इंस्टॉल भी कर ली। अब आती है फैक्ट्री लाइसेंस पे। फैक्ट्री लाइसेंस इंडिया में एक फॉर्मेलिटी है। कैसे? आप जब फैक्ट्री लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, उसमें लिखा जाता है कि आपको पावर की कितनी आवश्यकता है, आप कितने जनरेटर लगाओगे, आप कितनी लेबर इंप्लॉय करोगे और कितनी प्रोडक्शन होगी। भाई साहब, वो तो आज की बात है। 3 साल बाद लेबर भी बदल जाएगी, 6 महीने बाद ही बदल जाएगी। लेबर की रिक्वायरमेंट बदल जाएगी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बदल जाएगी, जनरेटरों की संख्या बदल जाएगी, और आपको वो लाइसेंस मिलता है 5 साल के लिए। उसके बाद रिन्यूअल होती है। चलो जी, आपने उसको या तो कंप्लायंस कर ली या मैनेज कर लिया। कंप्लायंस किया फिर भी पैसे लगेंगे, मैनेज किया फिर भी पैसे लगेंगे, कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा चीज़ों की। अब आपने लाइसेंस भी ले लिया, अगला आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन डिपार्टमेंट से नो क्लियरेंस लेना और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट से नो क्लियरेंस लेना। पोल्यूशन की बात कर लीजिए, आपने पोल्यूशन के सारे नॉर्म्स पूरे कर लिए, जनरेटर के ऊपर वो लगा लिया कि इसको साउंड प्रूफ कर लिया, उसकी चिमनियाँ एज पर नॉर्म्स लगा दी, एफिलेंट जो निकला पोल्यूशन में उसको एक तरफ रख दिया। क्या कोई फैक्ट्री
कितना एफ्लुएंट निकलता है उसका एक्चुअल जो है हिसाब किताब रखती है? नहीं। पोल्यूशन का चालान जो है सरकार ने रखा हुआ है 10 लाख रुपए का। साल में कितने चालान कटते हैं? इंस्पेक्टर कितनी फैक्ट्रियों में जाते हैं? वो इसलिए नहीं कटते कि 100% हमारी फैक्ट्रियां पोल्यूशन नॉर्म्स को पूरा करती हैं या नहीं करती, मैनेज करती है। चलो आगे चलते हैं। आपने पोल्यूशन कर लिया, फायर फाइटिंग भी कर ली, अब आती है लेबर में। लोग, सारी दुनिया कहती है जी इंडिया में लेबर बड़ी सस्ती, चाइना में लेबर बड़ी सस्ती। सस्ती किसके लिए? सस्ती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। आपके लिए सस्ती नहीं है। आप तो फैक्ट्री लगाओगे तो वो कहेंगे जी कोरिया में इसी फैक्ट्री में मजदूर को इतने पैसे मिलते हैं, हम इतने क्यों लें? आप हमें तो मिनिमम वेजेस देते हैं। अब जो दूसरा सेक्टर है जो इंडियन है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो किसी कॉपी में नहीं आता, उसने एक मजदूर रखा, उसने एक लेबरर रखा 15,000 रुपये में। अब आपने उसका ESI PF CTC में लगा दिया। CTC मतलब तेरा PF भी तेरे से लेंगे, अपना PF भी तेरे से लेंगे, ESI तेरा भी तेरे से लेंगे, अपना ESI भी तेरे से लेंगे। 1 महीने की छुट्टी अगर तुझे देनी है एज पर नॉर्म्स तो CTC में उसके पैसे लगा ले। अगर 24%, 12% तुम्हारा और 12 से कुछ ज़्यादा हमारा, मतलब 23% हो गया। 12 दूना 24 और कुछ और 23% PF, 0.75%, 1.75% ESI, छुट्टियाँ, मेडिकल LTC, बोनस, इन सबको जोड़ा जाए तो बेचारे की 40% सैलरी तो वैसे ही कट जाएगी। मतलब 15,000 में 40% गया, 4800 रुपया गया, बाकी कितना रह गया? 10,200 रुपया। मतलब 300 रुपया डेली उसको मिलता है। अब आप बेचारा मेट्रो में जाता है, 40 रुपये की टिकट लेता है, आने की 40, जाने की 40, 80 रुपये। तो 300 रुपये में से 80 रुपया वो और गया, 220 रुपया रह गया। अब उसका, वो खुद है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक मकान किराए पे लिया, 3,000 रुपया किराया दे रहा है, मतलब 100 रुपया और कट गया। कितना रह गया? उसके बाद दिल्ली में चाहे इलेक्ट्रिसिटी माफ है, क्या किराएदार को भी माफ है? 10-20 रुपए किराएदार के लिए कट गए। उसके हाथ में सिर्फ एक दिन का 100 रुपया या 125 रुपया आता है, जिसमें उसने दूध भी लेना है, रोटी भी खानी है। तो इस तरह से देखा जाए तो लेबर बड़ी सस्ती, लेबर के लिए लेबर सस्ती है, एंटरप्रेन्योर के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए सस्ती नहीं है। उसकी तो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाएगी। अब इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद, कई सालों के बाद, क्या कोई एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री लगाएगा? चलो इससे आगे चलते हैं। GST की रजिस्ट्रेशन कराएगा, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराएगा, PF ESI की रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद इनके कंप्लायंस कराएगा। तो ये प्रॉब्लमें, हर आदमी प्रॉब्लम बताता है, मैं भी बता रहा हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो मोदी जी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार अपना प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर आपको सस्ती जमीन दे दी तो किसान कहेगा भाई मेरे से तो आपने 1,000 रुपया लिया, 2,000 रुपया घूस खाई और सरकारी खातों में आपने 5,000 की जमीन बेच दी। पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं मैं। तो किसान बेचारे को 1,000 रुपया मिल रहा है, 2,000 अफसर को मिल गया, वाइस क्या उसका कहते हैं कि वाइस चेयरमैन ऑफ फलाना फलाना अथॉरिटी, और 5,000 रुपया सरकार को मिला। तो अगर हमने एक तरफ का रूल बना दिया तो या तो किसान पिसेगा। चलो हम दूसरी तरह करते हैं, मार्केट रेट पे जमीन मिल गई एंटरप्रेन्योर को,
तो क्या फिर भी वो फैक्ट्री लगा सकता है? जब तक वहां की सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहे तो फ्री में जमीन दे दे, फिर वो कहेंगे जी पार्टी को चंदे की इतनी पर्ची कटी थी इसलिए फ्री में जमीन मिल गई। तो एक सॉलिड पॉलिसी जब तक नहीं बनती ना, सारी पार्टियों सारे जो पार्टियां हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं ला सकते। और जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं ला सकते तब तक हमारे यहाँ बिजनेस का बूम नहीं आ सकता। तो बस इतना ही। बाकी जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं आप सोचो, मेरे पास इनका जवाब नहीं, जवाब तो मोदी जी के पास है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।